समाधान, करे समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा, अपने ज़माने के मशहूर मुक्केबाज जिन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तब उन्होंने एक बहुत सुंदर पते की बात कही जो हम सब के लिए भी काम की है। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज हूँ और मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस सुंदर विचार के साथ, इस विश्वास के साथ जब वो रिंग पे उतरा करते थे, तब तक उनकी आधी जीत तो हो ही गई होती थी और वो हार स्वीकार नहीं करते थे, जीत उनके कदम चूमती थी। एक बार एक टीचर ने भी अपने स्टूडेंट्स से सबसे कहा था कि 3 सुंदर पंक्तियाँ लिखो। तो एक स्टूडेंट ने बहुत सुंदर 3 पंक्तियाँ लिखी थीं और वो पंक्तियाँ थी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं जो हमारी आत्मविश्वास को बढ़ा देती हैं और समस्याएं हार जाती हैं हमारे इस आत्मविश्वास के सामने। तो अपने आत्मविश्वास को ऐसे ही बढ़ा कर रखें तो निश्चित रूप से समस्याएं धरातल में चली जाएंगी, रसातल में चली जाएंगी और आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। आइए इसी सुंदर विचार के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भ्राता जी, जीवन में आत्मविश्वास सचमुच चमत्कार कर देता है। यदि विश्वास है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या यदि ये विश्वास है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से बाधाएं तो आती ही हैं, लेकिन बाधाएं हमारे लिए बाधाएं नहीं रह जाती। बस इसमें यही बात के लोग इस आत्मविश्वास और अहम दोनों को कहीं कहीं मिला देते हैं। अहम फिर मनुष्य की असफलता को निमंत्रण देता है, लेकिन जहाँ मनुष्य निराभिमानी रहकर इस आत्मविश्वास में कायम रहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट, या हमें जो स्वमान मिले उसी की चर्चा है, मैं महान हूँ, सफलता मूर्त हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, या मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो सचमुच वैसा ही उसको प्रतीत होने लगता है। बिल्कुल, और ये विश्वास कहीं ना कहीं असफलता का कारण ही बनता है, उसे असफलता की ओर नहीं जाने देता। पता जी, कई बार ऐसा भी तो होता है, जैसे आपने एक बात कही कि हमारा ये आत्मविश्वास कई बार अहम का रूप ले लेता है, जिसे हम ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। तो इसमें कई बार अंतर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि कॉन्फिडेंस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, कैसे इसे अलग अलग समझें। मतलब इसमें मनुष्य को धैर्य चित्त भी रहना चाहिए, और जैसा मोहम्मद अली की बात आपने कही कि उसको रहता था मैं ही संसार का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज हूँ, लेकिन इसमें अभिमान आने की गुंजाइश तो रहती है, लेकिन अपने को नम्र चित्त बनाए रखना व्यवहार में, लोगों से बातचीत करते हुए, क्योंकि मुक्केबाज तो वो तब है ना जब वो रिंग में है, जब वो फील्ड में है, लेकिन आम तौर पर व्यवहार में तो मुक्केबाज नहीं ना, वहाँ भी वो मुक्के मारता रहे लोगों को, तो ये उसका अहंकार दर्शाएगा और लोग उससे नाराज रहेंगे और कहीं ना कहीं उसका पतन हो जाएगा। वो क्वालिफिकेशन उस फील्ड की है जिस फील्ड में मनुष्य कार्यरत है, उसके अलावा एक वो मनुष्य है, अपने बच्चों के लिए पिता है, अपनी पत्नी के लिए पति है, और अपने माँ बाप के लिए बच्चा है, अपने फ्रेंड्स के लिए वो अच्छा फ्रेंड है, तो वहाँ उनको बहुत नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। तो नम्रता को साथ लेकर चलेंगे तो अहंकार की प्रतीति भी सहज हो जाएगी और उससे बचा भी सहज जा सकेगा। बिल्कुल, तो इस प्रकार से नम्रता भी साथ हो, भले हम कितने कॉन्फिडेंट हो। भ्राता जी, आमतौर पे जीवन में सभी वर्गों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, ये ईमेल आते हैं, उसमें अधिकांशतः जो विद्यार्थी वर्ग है, जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यूज़ में जाने की तैयारी कर रहा है, वो इस बात के लिए विशेष चाहता है कि हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें। तो एक बहुत सुंदर प्रश्न उनके लिए है, उनकी तरफ से है, इसका क्या उत्तर? देखिए, स्पिरिचुअलिटी में सीधा सा समाधान है इसका, सेल्फ रेस्पेक्ट से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना जितना हम सेल्फ रेस्पेक्ट यानी स्वमान का अभ्यास बढ़ाएंगे, और उसमें भी विशेष रूप से कुछ स्वमान हमें विशेष रूप से ध्यानपूर्वक अभ्यास में लाने हैं। जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ और मैं विजयी रतन हूँ,
इन दो पे तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि विजय तो हमारी होगी, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इसलिए विजय तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन दोनों को बढ़ाने से हमारी इनर पावर्स बहुत बढ़ती जाएंगी, और जब हमारी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेंगी तो विश्वास हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इनका अभ्यास भ्राता जी किस प्रकार से किया जाए, उस पर भी थोड़ा प्रकाश जरूर डालें। देखिए, पहले तो इनके बारे में हमें बहुत अच्छे चिंतन की ज़रूरत होती है। हम स्वीकार करें मैं आत्मा हूँ और परमपिता की संतान हूँ, तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं। इफ़ ही इज ऑल माइटी तो वी आर आल्सो पावरफुल। इफ़ ही इज ओशन ऑफ पीस वी आर आल्सो पीसफुल। ही इज ओशन ऑफ लव वी आर आल्सो वेरी लवफुल। हमें इस तरह का चिंतन करना चाहिए। जैसे गाय के बछड़े में गाय की सारी क्वालिटी दिखाई देंगी जन्म से ही। अब गाय का बछड़ा तो थोड़ी देर में ही बस कूदने फांदने लगता है, तो सारे क्वालिटीज गाय की उसमें दिखाई दे सकती हैं। कुत्ते के बच्चे में कुत्ते की सारी क्वालिटीज दिखाई देंगी। भगवान के बच्चों में भगवान की सारी क्वालिटीज हैं, हम उन्हें विस्मृत कर चुके हैं, हम उन्हें भुला चुके हैं। फिर से उसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम शांत हैं, हम प्रेम से भरपूर हैं, हम भगवान की संतान हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम भाग्य विधाता की संतान हैं तो हम श्रेष्ठ भाग्य के धनी हैं। इस तरह का चिंतन करना, उसे स्वीकार करना, उसकी स्मृति में रहना, इसको हम कहते हैं दूसरा ईश्वरीय खुमारी। एक ईश्वरीय नशा, एक अलौकिक नशे में रहना, ये स्वमान की प्रैक्टिस का तरीका है। बिल्कुल। तो इसे बैठ करके करने की आवश्यकता होती है भ्राता जी, या इसे चलते फिरते भी कोई कर नहीं, सकता ये एक है? अवेयरनेस है, ये एक फीलिंग है। इसमें बैठने की वास्तव में जरूरत नहीं है। चलते फिरते काम काज करते हम इसको याद रखें। पहला कदम होगा इसको याद रखना, दूसरा कदम होगा याद रखते रखते उसकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, और अवेयरनेस बढ़ते बढ़ते उसका नशा हो जाएगा, तो फिर वो जीवन में प्रैक्टिकल रूप में धारण हो जाएगा, जीवन वैसा ही बन जाएगा। बिल्कुल। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हम ये याद दिलाते रहें तो ये अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जीवन में आ जाएगा, और ये जो कॉन्फिडेंस की बात है हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी भ्राता जी, संबलपुर उड़ीसा से कुसुम जी ने हमें कॉल किया था, और ये कहती हैं कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी राजेश्वरी जो हॉस्टल में है, 17 वर्ष की है, CA की कोचिंग कर रही है, उसे सुबह 3:30 बजे स्वप्न आया कि उसकी मृत्यु हो गई है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने फ़ोन किया सुबह ही, बहुत रोई, और उसके रोने को देखकर मुझे भी रोना आ गया। यद्यपि हम लोग सभी परिवार में ज्ञान में हैं, कहा जाता है कि सुबह का सपना सच होता है, तो हम सब इससे बड़े परेशान से हैं। क्या ये सच है कि अब ऐसा होने जा रहा है? सुबह का सपना सभी सच नहीं होते, हम प्रैक्टिकल देख चुके हैं। और बल्कि सच तो ये है कि जिसको मरने का सपना आ गया उसकी आयु बढ़ गई, इसलिए इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आयु बहुत बढ़ गई। ये हो सकता है इनकी कहीं सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ हो पूर्व जन्मों का। तो वास्तव में मृत्यु तो और कुछ नहीं है, आत्मा का देह रूपी वस्तु उतारने का नाम ही मृत्यु है। उसको बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होने भी नहीं जा रहा है। थोड़ा सा अपने चित्त को शांत करने के लिए ये अभ्यास कर लें कुछ दिन तक, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो कभी मरती ही नहीं हूँ। 7 बार उठते ही रोज याद करें, 7 बार सोते ही, और इस समस्या से सभी पूरी तरह मुक्त हो जाएं। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, एक स्वप्न विज्ञान भी तो है ना, जो ये बताता है कि रात के पहले प्रहर में यदि आपको कोई स्वप्न आता है तो उसके पीछे क्या रहस्य होता है, दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में, चौथे प्रहर, तो एक विज्ञान ही है। तो कई बार व्यक्ति ये भी सोचता है कि इस प्रकार का कुछ स्वप्न आया है तो कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं होने जा रहा है। ऐसे विज्ञान जो है मनुष्य को बड़े परेशान कर रहे हैं, पर लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं कि किसी पहर में आए हुए बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं, उनका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं होता, ना वो घटे ना घटने वाले हैं। वो तो जैसे मनुष्य कल्पनाएं करता है जब वो जागता है, वैसे ही नींद में भी वो कुछ कल्पनाएं करता है, उसका मन तो चलता रहता है ना, उनको वो कहीं ना कहीं स्वप्न के रूप में देखता रहता है। ड्रीम साइकोलॉजी अपनी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, सचमुच इसके पीछे विज्ञान है, लेकिन कोई भी विज्ञान परफेक्ट नहीं होता है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, वो किसी सर्वे पे आधारित होता है। इसलिए
इस परिवार को घबराने की जरूरत नहीं। और जैसे वो सपने के आधार पे लोगों ने खुदाई शुरू कर दी थी, ये सपने के आधार से परेशान ना हो जाएं। सपना तो सपना है, इसको भूल जाना चाहिए। तो सपने को हम ज़्यादा महत्व ना दें, उसमें परेशान ना हो। हाँ ठीक है, यदि अच्छे सपने आए हैं तो उसे एंजॉय जरूर कर लें, लेकिन स्वप्नों को स्वप्न तक ही सीमित रहने दिया जाए। भ्राता जी, दूसरा जो हमारे पास एक प्रश्न आया है, ये पूजा मेहता जी हैं गुजरात से। ये कहती हैं कि मेरी उम्र 26 साल की है, लेकिन अभी से मुझे आर्थराइटिस की बीमारी हो गई है। 2-3 साल से मैं बहुत सारी दवाएं ले रही हूं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है और इसके कारण ही मैं बहुत चिड़चिड़ेपन की शिकार हो गई हूं। गुस्सा मुझे बहुत आता है। 2 बच्चे हैं, ठीक से उनका ध्यान भी नहीं रख पाती हूं और ससुर जी से भी झगड़ा होता रहता है। तो आर्थराइटिस की बीमारी इस उम्र में परेशानी का कारण एक्चुअली इन्होंने इसको ज़्यादा मन पर ले लिया है और ये निश्चित रूप से ये सोचती है मेरा क्या होगा। तो इनके अंदर जो एक भय पैदा हो गया है वो इनको इरिटेट कर रहा है और हर एक व्यक्ति से झगड़ा, बच्चों की भी ये ठीक से पालना नहीं कर रहे। लेकिन इन्हें जान लेना चाहिए कि आर्थराइटिस ठीक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 26 साल इनकी आयु है। पीछे तो एक SMS आया था कि 17 साल की लड़की को ही एक सीवियर आर्थराइटिस, बिल्कुल उसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। ये अच्छी तरह जीवन जिएंगी, लंबी आयु जिएंगी। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस धारण करें कि बीमारी आई है तो चली जाएगी। और आयुर्वेदिक उपचार इसके लिए बहुत अच्छा है। एलोपैथी भले इन्होंने किया होगा, हम एलोपैथी की कोई अवहेलना नहीं करते हैं, पर आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा लंबा समय तो लेगा लेकिन इस चीज़ को ठीक कर लेगा। परंतु कुछ मन की शक्ति के प्रयोग इनको अभी से कर लेने चाहिए। जिसमें पहला है, ये बहुत सुंदर चीज़ है कि रात को जब हम सोते हैं, जब बिल्कुल हमें नींद आने को है तो हमारा अंतर्मन जग जाता है और वो सारी रात जगा रहता है और उठने के 10 मिनट तक जगा रहता है। तो इस बीच में जो हमारा नींद का पीरियड है, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है, यानी रोगों को ठीक करने की अत्यधिक शक्ति होती है। उसको यूज करने का तरीका है, अब यही इनको यूज करना है, यही तरीका अपनाना है। सोने के वक्त बिल्कुल जब समझे नींद आने को है, 7 बार संकल्प करेंगी, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो गया है, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो गया है। तो सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार कर लेगा, अपने अंदर धारण कर लेगा। जैसे रात के समय वो एक बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो उसके पास एनर्जी भी है, केवल ज्ञान नहीं, एनर्जी है। तो वो सारी रात इसके आर्थराइटिस को ठीक करेगा। सवेरे उठते ही फिर इसको संकल्प करना है और एक विशेष अभ्यास योग का कर लेना है। मैं आत्मा परम पवित्र बहुत शक्तिशाली हूँ और ये देह मेरा वस्त्र है और प्योरिटी की किरणें और शक्तियों की किरणें इसे पूरे देह में फैलानी है। ज्वाइंट में जिसको पेन हो रहा है वहाँ फैलानी है। तो रंग ले ले गोल्डन, गोल्डन किरणें मुझसे फैल रही हैं और वो जा रही हैं। पहले इस हाथ में गई, यहाँ फैल रही हैं वो, फिर दूसरे हाथ में गई ज्वाइंट्स पे, फिर आगे फैली, पीछे फैली, पैरों में, घुटनों में, पंजों में, उंगलियों में, सब में फैल रही है। जैसे पूरा देह इन गोल्डन किरणों से भर गया है और संकल्प करें वे इस आर्थराइटिस को समाप्त कर रही हैं। 1-1 मिनट से शुरू करें और एक बार सवेरे, एक बार रात को लेटे हुए कर ले, बैठ के कर ले, किसी भी पोजीशन में इसको अभ्यास करेंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा। गर्म पानी तो इनको बताया ही होगा पीना, लेकिन ये भोजन के बाद अच्छा गर्म पानी पिएं, जैसा चाय जैसी हो जाती है ना, धीरे धीरे घूंट ले लेके, भले उसको 5 मिनट लगाएं। और मेथी बहुत अच्छा इसका उपचार है। साथ में होम्योपैथी दवाई भी ये चाहें तो ले सकती हैं, तो उसके पीछे लगी रहेंगे और इस विश्वास के साथ कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये ना सोचें कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रही, एक डॉक्टर ने कह दिया भाई आर्थराइटिस अब तुम्हारा ठीक होने वाला नहीं है, तो ये निराश परेशान ना हो। मैं ऐसा देख चुका हूँ कि हर बीमारी का इलाज है, यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। इसलिए एक डॉक्टर की बात सुनकर अपने को हताश, उदास, निराश कर देने की ज़रूरत नहीं। इनकी आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये पुनः अपने जीवन का आनंद लेंगे। साथ साथ एक तीसरा काम भी इनको कर लेना है, क्योंकि फिजिकली या सांसारिक रूप से तो किसी बीमारी का कोई कारण दिखाई देगा और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कारण डॉक्टर्स को पता भी नहीं चलता। तो पूर्व जन्मों का जो मनुष्य का कर्मिक अकाउंट है, जो उसने
ऐसे वैसे कर्म कर लिए हैं, उसके इफेक्ट से इस समय इनको ये बीमारी हुई है। 1 घंटा रोज 21 दिन के लिए केवल इन्हें पावरफुल योग करना है और इस स्वमान से मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र और इस देह की मालिक हूँ। और फिर सर्वशक्तिवान शिव बाबा से किरणें आ रही हैं मुझे और इस देह में फैल रही हैं। बीच बीच में ये अभ्यास कर ले, सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं, इस देह में फैल रही हैं। 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगी तो इस 1 घंटा योग से वो विकर्म नष्ट हो जाएंगे जिनके कारण ये भयानक बीमारी हुई है। और जैसे जैसे विकर्मों का बोझ हटेगा बीमारियां ठीक होने लगेंगी। साथ साथ एक चौथी चीज भी कर लें जो बहुत अच्छी चीज है कि पूर्व जन्मों में मैंने किसी को भी कष्ट पहुंचाया हो, उनसे हाथ जोड़कर मन ही मन रोज सवेरे क्षमा याचना कर लें। तो अगर उनकी ओर से कोई बैड एनर्जी आ रही है, क्योंकि चाहे बात 1000 साल पहले की हो, वो बैड एनर्जी हमसे जुड़ी रहती है और वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती रहती है, तो इससे वो भी कट जाएगी और बिल्कुल ये ठीक हो जाएंगे। चलिए हम भी कामना करेंगे भ्राता जी की पूजा मेहता जी जो इतनी कम उम्र में ही इतनी सारी परेशानियों का सामना कर रही हैं, जल्दी से जल्दी इन आध्यात्मिक अभ्यासों से ठीक हो जाएं। एक दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिखी है भ्राता जी की जो चिड़चिड़ापन आ गया है इस कारण से, या गुस्सा आने लगा है, बच्चों पे भी उतर जाता है, या ससुर जी के साथ भी अनबन होती रहती है, इसके लिए क्या करें? इसके लिए तो इनको अपने मन को शांत करना ही चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कई चीज कही कि उसको स्वीकार करके चित्त को शांत करें। अब वो इनको है और उसमें इनको कुछ समय गुजारना है, तो अपने मन को कमजोर न करें। हो क्या रहा है इनके साथ कि इन्होंने अपने मन को भय से और कमजोरी से भर लिया है कि क्या होगा। हाँ, इनसिक्योर फीलिंग इनके अंदर आ गई है और वो क्रोध के रूप में प्रकट हो रही है। इसलिए अपने चित्त को शांत करें। अब ये राजयोग करती हैं तो शिव बाबा पे पूरा विश्वास करें, अपने देह को उस पर समर्पित कर दें। ये देह तुम्हारा है, तुम सुप्रीम सर्जन हो, तुम भी इसको हील करो, तुम भी इसको ठीक करो। कुछ महावाक्यों का अध्ययन करें, कुछ अपने पास अच्छे सुंदर विचार रखें ताकि मन बार बार इस नेगेटिव विचार में न चला जाए और अच्छे विचार रहें, खुशी के विचार रहें, चित्त को शांत करने वाले विचार रहेंगे तो इसका किससे झगड़ा नहीं होगा। नहीं तो अनदर फिर ये नेगेटिव एनर्जी बैक होकर इनके पास ही आती है, इनको और निराश करती है। बिल्कुल, तो अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए सुंदर अभ्यास करते हुए इससे जल्दी से जल्दी ये मुक्त हो सकती हैं। और जिन्हें भी इस प्रकार की तकलीफ है भ्राता जी, जो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं या अन्य तकलीफों से जूझ रहे हैं, वो भी इस प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि निमित्त एक बनता है प्रश्न भेजने के, लेकिन हमें लगता है कि ये तकलीफें अनेक लोगों को होंगी जो हमारे प्रोग्राम को भी देखते हैं, तो वो भी इन अभ्यासों को करके इससे सहज रूप से मुक्त हो सकते हैं। 2 अच्छे पेशेंट बड़े सीवियर केसेस थे, ठीक हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर बीमारी का स्पिरिचुअल एनर्जी के द्वारा भी समाधान होता ही है। बिल्कुल भ्राता जी, ये जो हमारे पास अगला एक प्रश्न आया है, ये जय देसाई जी हैं मुंबई से, और ये कहते हैं कि मेरी उम्र 27 वर्ष की हो गई है, क्या इस उम्र में भी मेरी हाइट बढ़ सकती है, या अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं? और इसके लिए पूछ रहे हैं कि क्या राजयोग का कुछ अभ्यास हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रही हैं हाइट बढ़ाने वालों की, उनके बाद लोगों ने मशीनें भी तैयार कर ली हैं, दबा के भी लोगों को लंबा कर देते हैं और कुछ मेडिसिनल पावर के द्वारा मदद कर सकते हैं। देखिए, राजयोग तो मूलतः तो आत्मा की उन्नति के लिए है, पर आत्मा स्वस्थ रहेगी, बहुत खुश रहेगी तो शरीर पर उसका इफेक्ट जरूर आता है। लेकिन राजयोग के लिए तो इसमें और कोई दैहिक समाधान तो नहीं होता, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये अपने मन में एक विजन बना कर रखें, सवेरे और रात को एक विजन बनाएं कि अगले 6 मास में मेरी हाइट इतनी है। लिख दें बल्कि कहीं मेरी हाइट 6 मास में इतनी हो जाए, क्योंकि 27 साल अभी कोई ज़्यादा नहीं है, 25 साल तक तो फिर भी भ्राता जी कहते हैं कि लगभग 18 वर्ष 19 वर्ष या 20 वर्ष तक नहीं, 25 तक तो बढ़ जाती है। अभी 2 ही साल बढ़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, गुंजाइश पूरी है। थोड़ा लटकने की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी किया करे, सीख ले फिजियोथेरेपिस्ट से थोड़े अच्छे एक्सरसाइज और आसन, और अपने में ऐसा सबकॉन्शियस माइंड को डील करे कि 6 मास में मेरी हाइट इतनी होगी, 3 इंच बढ़ानी है। ये नहीं कि एकदम 7 फुट का बनना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बढ़ाए 3-3 इंच तक
तो उसका इफेक्ट अच्छा हो। भ्राता जी, जो ये मेडिसिन मार्केट में आई हुई हैं, जो इस प्रकार से हाइट बढ़ाने के लिए प्रचारित और प्रसारित की जाती हैं, तो इनका बेड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, वही किसी अच्छे डॉक्टर से राय करके ही इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने वाले तो उन्हें तो बेचनी है दवाइयाँ, वो तो चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं खूब उनकी दवाइयाँ खरीदें और माला माल करें उनको, लेकिन कई चीज़ें हार्मफुल होती हैं, इसलिए अच्छे डॉक्टर से राय लेकर ही करें। इनका सेवन करना चाहिए। आजकल एक कॉन्सेप्ट सा हो गया है भ्राता जी कि हमें अपनी मतलब ऊंचाई बढ़ानी है, या अच्छी ऊंचाई होगी तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, तो ये एक सोच भी बहुत ज़्यादा लोगों में आ गई। इस कारण ये एक प्रश्न आता रहता है कि कैसे हमारी हाइट बढ़े, और जो बहुत ज़्यादा छोटे कद के हैं या मीडियम भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त पाते हैं। इस पे आप एक सही दृष्टिकोण रखें युवाओं के सामने भी कि क्या ये सही है कि हाँ, जैसा कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है सोच समझ के बनाया है, फिर प्रकृति के साथ क्या ये छेड़छाड़ नहीं है? बिल्कुल छेड़छाड़ होगी। देखिए, सभी लोग लंबे नहीं हो सकते, सभी बहुत नाटे नहीं हो सकते, ये तो वैरायटी संसार में है और रहेगी। देखिए, सबसे लंबा व्यक्ति 8 फुट 3 इंच का गिनीज बुक में शायद हुई है। सबसे लंबा हमारे यहाँ भी एक 7 फुट 3 इंच का आया था, मुझे देखते ही रहते थे, पतला और लंबा। वही अगर थोड़ा मोटा हो जाए तो कैसा लगे? 8 फुट 3 इंच का व्यक्ति अगर मोटा हो जाए तो कैसा लगेगा? तो वास्तव में हमें विकास करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी का, अपने सद्गुणों का, अपनी इनर पावर्स का, अपनी विवेक शक्ति का। अगर हमारा कद छोटा है, क्या लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के नहीं थे? क्या अन्ना हजारे छोटे कद के नहीं? बल्कि ये देखा गया भ्राता जी, जो छोटे कद के हैं वो कहीं ज्यादा प्रखर हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत फेमस हैं। बौद्धिक विकास उनका ज्यादा ही रहता है। सत्य साईं बाबा की भी जो हाइट थी बहुत तो छोटे थे। इन बातों पर ज्यादा ध्यान न देके, ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए, और एक आयु है जिसमें इस पे ध्यान दिया जाए। अब आपकी आयु 30 साल या 40 साल हो गए और फिर आप परेशान रहें कि मैं छोटा हूँ, लोगों को कैसा दिखता हूँगा। अरे, आप हंसमुख रहें तो लोग आपकी हाइट को न देख के आपके चेयरफुल चेहरे को देखेंगे। आप इतने योग्य बन जाएं कि लोग आपकी हाइट देखना भूल जाएं और आपकी योग्यताओं का गुणगान करें। आप स्पिरिचुअली इतने महान बन जाएं कि जो लंबे लोग हैं वो भी आपके चरणों में झुकने लगे। तो और चीज़ों का हमें विकास कर देना चाहिए। जो चीज़ है वही प्रकृति से जो प्राप्त हुई है, चाहे इसके कारण कुछ भी रहे हों, उसको स्वीकार करके अब लाइफ को एंजॉय करना है। सभी युवक इस बात पे बहुत ध्यान दें, अपना विकास करें और लाइफ को एंजॉय। मतलब आंतरिक विकास कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत बाह्य विकास के। ठीक है, उसके लिए ध्यान अवश्य दें, क्योंकि कई स्थानों पे इसकी आवश्यकता पड़ भी जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसके कॉन्शियस ना हो जाए कि और चीज़ें दरकिनार हो जाएं और जो मूल विकास है और मनुष्य उदास ही रहने लगे, सदा अपने को देखता रहे, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं। कई लोग बहुत ज्यादा हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं भ्राता जी। मान लीजिए कोई काला है या काली है, तो उसे लगता है कि अरे सब कितने फेयर हैं, और बार बार उसे अपने इसी चीज के कारण, चाहे वो उसे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। अभी मुझे एक लेडी डॉक्टर मिली, वो साउथ की है और वो भयानक रूप से काली है, लेकिन वो इतनी खुश है कि लोग उसके कालेपन को देखते ही नहीं। वो इतनी खुश रहती है और लोगों को खुश करती है। मुझे मिली थी हमारे हॉस्पिटल में आई सेवा करने, तो मैं देख रहा था, देखो इसको अपने कालेपन की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो लोगों को भी नहीं है। खुद को होती है तो दूसरों को। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरा साइंस ही है भ्राता जी कि यदि मैं बार बार खुद सोच रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसके वाइब्रेशन दूसरों तक चले जाते हैं, और वो फिर हमें टीज करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो ऐसे हो। भ्राता जी, इन्होंने आगे भी जोड़ा है कि यदि हम गंजे हैं तो क्या सिर पे बाल सकते हैं? अरे मैं भी तो हूँ, बालों वाले तो बहुत आजकल एडवर्टाइजमेंट इसकी बहुत आ रही है, दवाइयाँ दे रहे हैं लोग, होम्योपैथी भी, उनसे कंसल्ट कर लिया जाए तो कुछ ना कुछ। अगर आयु छोटी है तो कुछ ना कुछ फायदा हो। आजकल रहता है जी, कम उम्र में ही बाल झड़ने लगे हैं लोगों के, कम उम्र में बाल सफेद होने लगे हैं। अच्छा, ये होता है कि मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है, लड़कियां हैं या लड़के भी हैं, तो ये आमतौर पे माता पिता को भी एक टेंशन हो जाती है, और उनको तो होती ही है कि कैसे हमारे बाल ठीक ठाक आ जाएं या कैसे काले हो जाएं। नेचुरल है, ये तो एक ब्यूटी है ही शरीर की, पर पानी के कारण, क्लाइमेट के कारण, पोल्यूशन के कारण, और अंदर शरीर में भी न जाने क्या क्या कमजोरियां हैं, कौन कौन से केमिकल्स का अभाव है शरीर में, डॉक्टर्स ज़्यादा जानते हैं। बाल काले होते हैं या झड़ते हैं, छोटी आयु में झड़ते हुए हमने देखे 30-30 साल वालों के पूरे झड़ गए हैं। तो अब ये तो एक प्रचलन सा ही हो गया है, इसलिए इसको कोई बुरा भी नहीं मान रहा है। कई होम्योपैथी डॉक्टर्स
डॉक्टर्स भी इसका उपचार कर रहे हैं, तो सो बेटर उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बिल्कुल। और यू विल एंजॉय योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया व्रता जी आपका। मित्रों, वास्तव में जीवन आनंद के लिए है। अंतिम प्रश्न जो लिया गया था, कैसे कद बढ़ सकता है या बाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते, खैर इसके लिए उपचार तो किए जा सकते हैं और आप कर भी रहे होंगे कई प्रयास। जैसे भ्राता जी ने कहे, होम्योपैथी डॉक्टर से भी विचार किया जा सकता है, अपने फैमिली डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। लेकिन मूल बात ये है कि यदि हमारा अंतर मन प्रसन्न है, यदि हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो इन बाह्य चीज़ों का सचमुच कोई महत्व नहीं रह जाता। आपने जैसे भ्राता जी भी एग्जाम्पल दे रहे थे, सत्य साईं बाबा को देखा हो, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा हो, दादी जानकी जी हैं हमारी, इन्होंने अपने आंतरिक व्यक्तित्व का विकास किया था, फलतः आज ये शिखर पर हैं। लोग ये नहीं देखते कि आप हट्टे कट्टे हैं, ऊंचे हैं या क्या हैं, लोग ये देखते हैं कि वास्तव में आपके विचार कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। ये चीज़ें शायद ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व के साथ साथ कहीं ज़्यादा हम ध्यान दें अपने आंतरिक व्यक्तित्व पर, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा और आपका जीवन औरों के लिए भी आदर्श बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।